नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अनुभव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में जो इस साल जुलाई महीने से लागू हो गए। अगला टॉपिक हमारा होगा कि कैसे हर साल दिल्ली में बारिश की वजह से बाढ़ या बाढ़ के जैसे हालात बन जाते हैं, और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल जुलाई महीने से न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हो गए, जिन्हें अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय न्याय संहिता BNS बोला जाएगा। इससे पहले इसे हम CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड IPC के नाम से जानते थे। साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस कर दिया गया। कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्हें आपने कभी न कभी न्यूज़पेपर या मूवीज़ या इंटरनेट के माध्यम से सुना होगा। इसमें पहला है पनिशमेंट फॉर मर्डर यानी कि हत्या का दोषी। पहले ये सेक्शन 302 IPC के अंडर आता था, अभी ये सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता के अंडर एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये पहले सेक्शन 307 के अंडर आता था, अब ये सेक्शन 109 के अंडर एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट है रेप। ये पहले सेक्शन 375 इंडियन पीनल कोड के अंडर आता था, अब ये सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता के अंडर आएगा। अगला है गैंग रेप। ये पहले सेक्शन 376D इंडियन पीनल कोड के अंडर था, अभी ये सेक्शन 70-1 भारतीय न्याय संहिता के अंडर एड्रेस किया जाएगा। अगला बात कर लेते हैं क्रूएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन। ये पहले सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड के अंडर आता था, अभी ये ऑफेंस सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता के अंडर आएगा। अगला है डेथ बिकॉज ऑफ डाउरी। ये पहले सेक्शन 304D इंडियन पीनल कोड के अंडर आता था, अब ये सेक्शन 80 भारतीय न्याय संहिता के अंडर आएगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये पहले सेक्शन 354A इंडियन पीनल कोड के अंडर था, अभी ये सेक्शन 75 भारतीय न्याय संहिता के अंडर आएगा। अगला है चीटिंग। ये पहले सेक्शन 420 इंडियन पीनल कोड के अंडर एड्रेस किया जाता था, अब ये सेक्शन 318 भारतीय न्याय संहिता के अंडर एड्रेस किया जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे और लॉज हैं जो IPC और CRPC में चेंज किए गए, जिनमें से प्रमुख हैं आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डिफेमेशन यानी मानहानि, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेडिशन यानी कि देशद्रोह, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंस ग्रुप। अगला है इम्पुटेशंस, असर्शंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ्स और पब्लिक न्यूसेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और पूरे देश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ दिल्ली की। पहला कि ये नेशनल कैपिटल है, और दूसरा इसके हालात को देखकर हम बाकी देश के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट हमारे गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम को देख के ऐसा लगता है कि पे टैक्सेस लाइक लंदन एंड गेट फैसिलिटीज़ लाइक सोमालिया। जब से इस साल की बारिश स्टार्ट हुई है, दिल्ली में लगभग 2 दर्जन मौतें हो चुकी हैं, जिसकी मेन वजह स्ट्रक्चरल कोलैप्स और इलेक्ट्रिसिटी शॉक है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है बारिश की, अभी से ही ये हालात बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है कि उनके सिटीज़ की डेवलपमेंट और प्लानिंग कितने ख़राब तरीके से हुई है, जो हल्के फुल्के मौसम की मार भी झेल नहीं पाते। सिटीज़ में भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग इल्लीगली घर बनाते जा रहे हैं, नए सिटीज़ सरकारें बना नहीं रही, सरकारी ज़मीनों पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, लोकल अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स और पुलिस पैसे लेकर चुप्पी साधे रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर दोनों गवर्नमेंटें पिछली गवर्नमेंटों को जिम्मेदार बताकर धीरे से अपना दामन बचाकर निकल जाती हैं। इस देश में जैसा कि हमारी राजनीतिक पार्टियां कहती थी, ना कोई सिंगापुर बन पाया, ना कोई सियाटल बन पाया, बल्कि जितने पुराने शहर थे उन पे और बढ़ते लोड के कारण उनके भी हालात ख़राब हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड सिटीज़ 2018 डेटा बुकलेट, दिल्ली टोक्यो को 2030 तक ओवरटुक कर देगा एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी विथ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अराउंड 4 करोड़, और ये रफली 2.5 टाइम्स है ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन ईयर 2000। ऐसा नहीं है ये हालात कल से हो गए, बल्कि दिल्ली में बाढ़ आने की शुरुआत
लगभग सन 1900 से स्टार्ट हुई। सबसे पहले ब्रिटिश बाढ़ प्रभावी एरिया में डेवलपमेंट करना स्टार्ट किए। ब्रिटिश ने यमुना नदी के तट पर रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया। बहुत बाद में रिंग रोड का निर्माण हुआ और ये सारे निर्माण यमुना के बाढ़ प्रभावी इलाकों पे हुए। कश्मीरी गेट के पास बाढ़ प्रभावी मैदानों के आसपास लगभग 65 हेक्टेयर भूमि को दिल्ली मेट्रो ने अपने मेंटेनेंस सेट्स के लिए एक्वायर कर लिया। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान लगभग 25 हेक्टेयर पर बस मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाई गई। ITO प्रगति मैदान, जहां बरसों से बाढ़ आ रही है, एक समय पर प्री लो लाइंग वेटलैंड्स थे। लो लाइंग वेटलैंड्स वो जमीन का हिस्सा होते हैं जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है और धीरे धीरे रिस के जमीन के अंदर चला जाता है। इस कंक्रीटीकरण से बारिश का पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसके कारण बाढ़ होती है। पर्यावरणविद CR बाबू, जिन्होंने यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का कार्य किया था, उन्होंने कहा, जब बारिश का पानी निकलने वाले नालों को सीवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली में बारिश के पानी को ओवरकम करना एक बहुत बड़ा और वेल प्लान टास्क है, लेकिन शायद इतने सालों से हमारी सरकारें रेडी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसी हालत सिर्फ दिल्ली में ही है, भारत के और भी कुछ बड़े शहर हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। बेंगलुरु में सन 2022 में लगभग 13 सेंटीमीटर बारिश हुई और इसकी वजह से ये वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड इन 15 ईयर्स साबित हुई। मुंबई में सन 2005 में 94.4 सेंटीमीटर बारिश हुई और इसकी वजह से लगभग 1000 लोगों की मौत हुई। केरल के और भी बहुत सारे शहर सन 2018 में बारिश की वजह से लगभग तहस नहस हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में ही बारिश की वजह से ऐसी स्थिति बनती है, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड और असम, जहाँ पे लगभग ज़मीन पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है। हर साल बारिश की वजह से हिमाचल में, उत्तराखंड में, असम में भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, बाढ़ की वजह से लोग बह जाते हैं, डेथ होती है और ये आंकड़ा सैकड़ों में रहता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें हम बात करेंगे जुलाई महीने में वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट के बारे में और जानेंगे दुनिया के 10 सबसे साफ सुथरे शहर और मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापा कैसे जाता है। आपने कई बड़े शहरों में चौराहों पे एक LED स्क्रीन देखी होगी, जहाँ पे एयर की क्वालिटी डिस्प्ले होती रहती है। अगर एयर की क्वालिटी 0 से 50 के बीच में है तो ये गुड है। अगर ये 50 से 100 के बीच में है तो ये मॉडरेट है। अगर ये 100 से लेके 150 के बीच में है तो ये अनहेल्दी है, बट फॉर सेंसिटिव ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी बच्चों के लिए या बुजुर्ग लोगों के लिए। अगर ये 150 से 200 के बीच में है तो ये अनहेल्दी है। ये अगर 200 से 300 के बीच में है तो ये वेरी अनहेल्दी है। और ये अगर 300 प्लस है तो हजार्डस है, जो कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली या दिल्ली NCR के इलाके में हो जाता है, बिकॉज ऑफ पंजाब में पराली जलने की वजह से और यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था न होने की वजह से। अब बात करते हैं टॉप 10 सिटीज़ विथ वर्स्ट एयर क्वालिटी। इसमें पहला नंबर है किन्शासा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एयर क्वालिटी इंडेक्स 169। दूसरे नंबर पे है बीजिंग, चाइना, 160। तीसरे पे है लाहौर, पाकिस्तान, 159। चौथे नंबर पे है न्यूयॉर्क सिटी, USA, 152। पाँचवें पे है जकार्ता, इंडोनेशिया, 137। छठे नंबर पे है दिल्ली, इंडिया, 133। सातवें नंबर पे है साओ पाउलो, ब्राज़ील, 128। आठवें नंबर पे है शिकागो, USA, 125। नौवें नंबर पे है हो ची मिन सिटी, वियतनाम, 123। और 10वें नंबर पे है सेंटियागो, चिली, 114। अब बात करते हैं टॉप 10 सिटीज़ विथ क्लीनेस्ट एयर। इसमें पहले नंबर पे है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 10। दूसरे नंबर पे है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, 12। तीसरे नंबर पे है ब्राटिस्लावा, स्लोवाकिया, 14। चौथे नंबर पे है स्टॉकहोम, स्वीडन, 17। पाँचवें नंबर पे है ओस्लो, नॉर्वे, 17। छठे नंबर पे है सैन फ्रांसिस्को, USA, 20। सातवें नंबर पे है बर्लिन, जर्मनी, 21। आठवें नंबर पे है बुडापेस्ट, हंगरी, 22। नौवें नंबर पे है वैंकूवर, कनाडा, 22। और 10वें नंबर पे है डबलिन, आयरलैंड, 22।
एक सिनारियो से समझते हैं कि हम कैसे कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एकदम एक्सट्रीम लेवल पर भी जाकर कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस केस में भी एवरेज पर्सन जो 1950 में पैदा हुआ था वो अपने पूरे लाइफ टाइम में लगभग 350 टन कार्बन एमिट करता था। तो इस तरह से बच्चे जो 2020 में पैदा हुए हैं उनको सिर्फ 34 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि इस तरह से एवरेज एज जो इंसान की होगी वो 15-16 साल या 18 से 20 साल होगी। कुल मिला के चिल्ड्रेन born today will emit 10 times less carbon during their lifetimes than their grandparents. If the world wants to achieve the goal of reducing global emissions to net zero by 2050, और अगर ऐसा कर पाते हैं तब जाकर हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए हमको टोटल ट्रांसफॉर्म करना होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू ट्रांसपोर्ट एंड हाउ टू कंज्यूम। ये अचीवेबल तो है बट इमेंसली चैलेंजिंग है। लोगों में ये एक आम धारणा होती है कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक पेड़ अपने शुरुआत के 20 सालों में लगभग 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एब्जॉर्ब कर पाता है, और जब ये पेड़ वयस्क होता है यानी कि 20 साल से जब बड़ा होता है तो ये एवरेज में 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और बदले में लगभग 220 किलोग्राम ऑक्सीजन एमिट करता है। अभी दुनिया की पॉपुलेशन साइज लगभग 8 बिलियन के आसपास है, यानी कि 800 करोड़, जो कि डिफरेंट साइट्स और रिसर्च के अकॉर्डिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन से 6 बिलियन के बीच में कहीं होनी चाहिए। तो शायद हम अपर लिमिट को ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं, बट इसके और भी एस्पेक्ट हैं, जैसे जितना खेती की ज़मीन का यूज पहले एक इंसान के पेट भरने के लिए होता था उसमें बहुत गिरावट आई है, और ऐसा टेक्नोलॉजी, अच्छे क्वालिटी के सीड्स और वर्टिकल फार्मिंग की वजह से हुआ है। तो दुनिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो प्लांटेशन करना या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। इसका एकमात्र और बेस्ट सॉल्यूशन है पॉपुलेशन कंट्रोल। बिना इसको किए हम कार्बन एमिशन कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।